Hello everyone, welcome to ISPCS Mentor. I am Brijesh. Again, warm welcome to the Hindu Daily News Analysis session. I refer to our deep condolence to their families who lost their life due to tragic incident happened in Old Rajinder Nagar. दोस्तों, भगवान उनके परिवार को, उनके पेरेंट्स को इतनी शक्ति दे कि दुख भरी पीड़ा को सहन कर सकें, और इसके से हम क्या ही कर सकते हैं। बट हम आज भी और कल से ही, जब से इंसिडेंट हुआ तब से इस स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को वॉइस अपनी रेज कर रहे हैं। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप नियर बाय एरिया में हैं तो स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें आप सपोर्ट करिए। अगर आप यहाँ से नियर बाय एरिया में नहीं है तो थ्रू सोशल मीडिया से आप इनकी वॉइसेस को रेज करिए। ये हुई। अब चलते हैं आज के द हिंदू डेली न्यूज़ एनालिसिस सेशन में। लेट्स लुक एट द इम्पोर्टेंट करंट डेवलपमेंट। तो आज के जो हमें न्यूज़ डिस्कशन करेंगे उसमें हम देख लेते हैं जो आज की हमारी पहली न्यूज़ है। मनु की ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है ओलंपिक में, वो देख लेते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, अगरवुड ट्री जो जिसमें साइट्स में अभी रिस्ट्रिक्शंस को रिलीज किया गया है उसको देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे एक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट तथ्य हो जाएगा एरियल और जलीय चंद्रमा के बारे में। नेक्स्ट, ओबीसी के क्रीमी लेयर से रिलेटेड जो डिबेट है उसको देखेंगे। और समाचार में इजरायली कब्जे वाला गोलन हाइट्स न्यूज़ में है, उसको देखेंगे। इसके बाद आज का एडिटोरियल नीति आयोग के संरचनात्मक और कार्यात्मक मुद्दों से ग्रस्त, इस एडिटोरियल के देखेंगे। और स्टैटिक पार्ट में टाइगर रिजर्व जो हमारा चल रहा है उसको हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो पहली न्यूज़ है। आज की पहली न्यूज़ हमने देखा, ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। मनु भाकर ने पहला भारत के लिए, ये पहला कांस्य पदक होगा किसमें, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के लिए पहला होगा। मनु भाकर के लिए पहला ओलंपिक मेडल होगा। इन्होंने क्या है, ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में, इसको आपको याद रखना होगा। और ये पहली महिला निशानेबाज हुई हैं जो कि इसमें ओलंपिक में मेडल लाई हैं, पहली महिला निशानेबाज हो गई। इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी ये और है, ये मिक्स्ड और डबल्स में भी खेलेंगी, तो इनसे अब और हम होप करते हैं कि अभी ये भारत के लिए और मेडल लेके आएंगे। तो इतनी न्यूज़ हो जाती है इंपॉर्टेंट। एक बार अगर हम ऐसे कहें तो ये पहली चीज़, तो जैसे बात किया तो ये फर्स्ट वुमेन हुई हैं, फर्स्ट महिला है जो कि निशानेबाजी में पहला पदक लाई हैं। और इंडिया के लिए पेरिस ओलंपिक का अगर बात करें तो ये पहला मेडल होगा। और किस में लाई हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल में है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं आज की दूसरी न्यूज़ पे। ये हो गया अब आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट हम न्यूज़ देखते हैं, ये क्या है न्यूज़, इसका हम पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। एक एक्चुअली ये क्या है, साइट्स ने ये अगरवुड पे क्या हुआ है, अगरवुड को अपेंडिक्स 2 में जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको रिलीज कर दिया है। अभी तक ये क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन थे कि हम इस पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ये तो न्यूज़ हुई, कॉन्टेक्स्ट हुई, हमको समझना क्या है कि साइट्स क्या है, कैसी एजेंसी है और इसका काम क्या है, पहली चीज़ ये जानना हुआ। दूसरी चीज़ अगरवुड के बारे में जानेंगे। और तीसरी, इस जो न्यूज़ है इससे क्या भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस होगा, क्या बेनिफिट होगा, इन चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, अगरवुड की बात कर रहे हैं। अगरवुड की बात कर रहे हैं तो हमको जानना होगा अगरवुड के बारे में। अगरवुड का हमको वैज्ञानिक नाम भी जाना होगा। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हुआ, एकिलारिया मैलाकेसिंस, एकेलेरिया मैलेफिसेंस, इसको आपको ये भी ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, अगरवुड के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो अगरवुड से पहले हम साइट्स को देख लेते हैं, क्योंकि साइट्स जो है तभी हम समझेंगे कि अगरवुड क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो साइट्स देखते हैं। साइट्स हम ऐसे समझ सकते हैं, साइट्स के बारे में अगर बात करें, साइट्स की हम बात कर रहे हैं। साइट्स साइट्स क्या है दोस्तों, तो साइट्स एक कब स्टैब्लिश हुई, 1975 में आयुषियन के द्वारा, आयुषियन के सहयोग से लाया गया, यूएनईपी और आयुषियन के सहयोग से लाया गया। सबसे पहले हम साइट्स का फुल फॉर्म मुझे पता होना चाहिए, तो क्या है, कन्वेंशन 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 ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये क्या है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड, कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इन सॉरी इंडेंजर्ड स्पीसीज इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, ऑफ वाइल्ड फ्लोरा फ्लोरा एंड फ्लोरा एंड फौना।
तो ये 1975 में स्टैब्लिश होती है। और दोस्तों ये क्या है, एक तरह से लीगली बाइंडिंग है, आपको ये पता होना चाहिए कैसा है। तो ये लीगली बाइंडिंग है, वैधानिक रूप से बाइंडिंग है। जो इसके मेंबर होंगे 184 मेंबर हैं इसके, तो इसके इन सब में क्या है, लीगली बाइंडिंग है। तो एक चीज ये समझना होगा। दूसरी चीज हमको समझना होगा कि ये क्या करती है, क्या है, ये 3 लिस्ट अपेंडिक्स जारी करती है। अपेंडिक्स जारी करती है, अपेंडिक्स जारी करती है 3 अपेंडिक्स, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3। अब इन तीनों अपेंडिक्स को जानना जरूरी होगा क्योंकि यही तो न्यूज में है। अपेंडिक्स 1 में वो क्या होते हैं, प्लांट एनिमल होते हैं जो इंस्टेंट हो चुके हैं और जिनके प्रोटेक्शन बहुत ही रिक्वायर्ड है। तो ये क्या हो गए, जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं कि नियर एक्सटिंक्ट है, उनके प्रोटेक्शन के लिए। और इसमें अगर कोई जो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में होगी, उसका मतलब उसका वर्ल्ड लेवल पे कहीं पे इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो सकता। तो इसका इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो सकता। अब बात आती है जो 2 में है, जो अपेंडिक्स 2 में होंगे उनके भी ट्रेड में क्या है, ट्रेड में उनके जो 2 में होंगे वो ऐसे ऐसे प्लांट और एनिमल जो नियर क्या है, इंडेंजर्ड है कि थ्रेटेंड है, जिनकी सर्वाइवल में दिक्कत है, उनको हम लिस्ट 2 में डालते हैं। और इनके भी ट्रेड में बहुत कम ट्रेड है, कुछ कंट्री को है, मतलब रेगुलेटेड ट्रेड होता है, उसमें भी बैन होते हैं। इनका ट्रेड क्या होता है, एक कह सकते हैं रेगुलेटेड होता है। और इसमें भी ट्रेड रेगुलेटेड ट्रेड होता है। और जो 3 में हो गए अपेंडिक्स, जो 3 में होते हैं, उसमें क्या होता है, ट्रेड अलाउ होता है। और ये इसमें जो ट्रेड जहां नहीं अलाउ होता तो कंट्री स्पेशल हम बात करते हैं, कोई देश स्पेसिफिक में वहां पे अलाउ नहीं होता, बाकी अलाउ होता है। ये 3 अपेंडिक्स हो गई। और अगर साइट्स के बारे में अगर और मुझे जानना है तो उसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या हुआ, तो ये क्या इसका उद्देश्य है कि ये क्या है, इंश्योर इंटरनेशनल ट्रेड। इसका अगर हम उद्देश्य देखते हैं कि उद्देश्य क्या होता है इसका, तो ये क्या करता है, इंश्योर करता है, क्या करता है, इंश्योर करता है इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करता है, ये इंश्योर करता है इंटरनेशनल ट्रेड किसका, वाइल्ड लाइफ और एनिमल। वाइल्ड लाइफ या अगर कोई वाइल्ड एनिमल हो गया या कि प्लांट के ट्रेड को क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को इंश्योर करता है। और साथ में और क्या, ये इंश्योर करने का मतलब है यहाँ पे कि इनका ट्रेड जो हो, मतलब इलीगली जो पोचिंग होती है, हंटिंग ना हो सके। और दूसरा जो मेन फैक्टर है इसका, इलीगली हंटिंग और पोचिंग, जो हम क्या करते हैं, इलीगली हंटिंग जो होती है, इलीगली हंटिंग और पोचिंग को रोकना, हंटिंग और पोचिंग को रोकना, ये मुख्य इसका उद्देश्य हो गया है। अब हम आते हैं, ये तो साइट्स हो गया जो हमें जानना, इस न्यूज में हमको जानना क्या है, साइट्स। और साइट्स को हमने देखा 1975 में आईयूसीएन और यूएनईपी हर 2 साल में इनकी क्या होती है, मीटिंग होती है साइट्स की। वहां पे डिसाइड किए जाते हैं कौन कौन से प्लांट और एनिमल को किस लिस्ट में डाला जाएगा और उसका ट्रेड कैसे होगा। तो इन चीजों को हो गया, ये साइट से रिलेटेड कम इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गया। अब हम बात करते हैं, अगरवुड की बात करें। अगरवुड 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 को क्या हुआ, अगरवुड को क्या कर दिया गया था, ये उसके अगरवुड को अपेंडिक्स 2 में डाल गया, अपेंडिक्स 2 में था ये। और साथ में क्या था कि इसमें क्या था, जो लीगली ट्रेड क्या हो गया था, इसका लीगली ट्रेड इसका बैन था, मतलब इसमें बैन था। ये बैन होने से क्या होता था कि यहाँ पे बहुत सारा इलीगल ट्रेड बढ़ गया था। क्या बढ़ गया था दोस्तों, इलीगल ट्रेड बहुत सारा बढ़ गया था। अब इलीगल ट्रेड बढ़ने से यहाँ की इसमें एक तरह से बहुत लॉस हो रहा था। कैसे, वहाँ की, ये पहली चीज आपको ये भी पता होता कहाँ है, ये मोस्टली नॉर्थ ईस्ट रीजन में होता है, भारत के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में होता है। स्पेशली अगर हम बात करें जैसे असम हो गया, असम, नागालैंड, मे, मेघालय, त्रिपुरा, इन राज्यों में इसका क्या होता है, इन राज्यों में इसका प्रोडक्शन होता है। अभी हाल ही मीटिंग में जैसे बोनेटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और साथ में भारत सरकार के प्रयास से अब इस पे जो लीगली जो बैन था वो हट गया। अब मतलब भारत इसको क्या कर लेगा, ट्रेड करने में अब भारत इसका ट्रेड कर सकता है। अब ट्रेड में यहाँ पे बात किया गया कि जो ट्रेड होगा वो कल्टीवेशन का होगा। जो अभी हम मतलब जो फॉरेस्ट अगरवुड है उसका ट्रेड नहीं करेंगे हम, जो कल्टीवेशन में है उनको हम ट्रेड कर सकते हैं।
ठीक है, ये बात हो गया। अब बात आती है अगरवुड का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, अगरवुड पे अरोमेटिक प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है दोस्तों? अरोमेटिक प्रॉपर्टीज होती है। अरोमेटिक प्रॉपर्टीज होती है जो वर्ल्ड लेवल पे बहुत फेमस है। बहुत फेमस इन द सेंस, अगर हम बात करें कि इसमें अगर हम इस पे बात करें कि ये फेमस क्यों, कि इसमें स्पेशल फ्रेगनेंस होती है। उस फ्रेगनेंस की वजह से इसमें बहुत सारे जैसे परफ्यूम, परफ्यूम में और अदर इंडस्ट्रीज में इसका यूज हो जाता है, इस वजह से। और ये जो इसका निर्माण होता है अरोमा का, इसमें कहा जाता है कि अगर वुड में जब पैरासिटिक क्या होता है, इन्फेक्शंस होता है, जब पैरासाइट इसमें आते हैं तो उसमें एक तरह से एक लिक्विड जैसे निकलता है, वही क्या होता है, एक स्पेशल अरोमा क्रिएट करता है। इसीलिए वर्ल्ड लेवल पे इसकी डिमांड है। तो हमने देखा न्यूज में अगरवुड, इसमें साइट्स ने क्या कर दिया है, जो लीगली बैन था हमारा ट्रेड, उसको हटा दिया है। तो पहली चीज तो ये हटा दिया, इससे क्या होगा, इंटरनेशनल हमारा ट्रेड होगा, और ये हमारे के लिए एक तरह से बहुत बड़ा फॉरेक्स का सोर्स होगा, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी के लिए एक मेजर इनकम का सोर्स हो जाएगा। अगर वुड किसी अपने अरोमेटिक प्रॉपर्टीज के लिए फेमस है। ये चीज हो गया। साइट्स हमने देखा कि साइट्स 3 लिस्ट जारी करती है, एक फर्स्ट अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। अब इसको अपेंडिक्स 2 के बैन से हटा दिया गया है। ये हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट डिस्कशन देख लेते हैं। ये है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो इसी से रिलेटेड है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, ये भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है। हम देख सकते हैं इसमें क्या है, नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप ने क्या किया है, चंद्रमा चंद्रमा एरियल पर एक भूमिगत महासागर के साक्ष्य पाए हैं, जो इसकी सतह पर जमे CO2 की उपस्थिति का व्याख्या करता है। और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के भी ये दिखाया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के भी तत्व हैं, जिससे वहां पे पानी और ऑक्सीजन की उपलब्धता की एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। इतना ही इस न्यूज़ के बारे में जानना है। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ अगर देखते हैं तो नेक्स्ट न्यूज़ हो जाती है हमारा, हाँ दोस्तों, एक लॉन्ग डिबेट है और एक आपके लिए आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। जब से ये अभी हमने हाल ही में न्यूज़ में देखा था कि अभी जब से ये पूजा खेड़कर का इशू आया था, हमने करंट के इस सेशन में डिस्कस भी किया था। तो जो पूजा खेड़कर जी थे, पूजा खेड़कर जी, उनके ऊपर यही एलिगेशन है कि उन्होंने क्या किया था, ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट दिया था, और साथ में उन्होंने फिजिकली डिसेबल्ड का एक क्या था, गलत सर्टिफिकेट देके ये सर्विसेज ऑप्ट की है। इस विषय पे इसीलिए ये क्या हो जाता है, एक ये जो होता है डिबेटेबल इशू हो जाता है, और एक बहुत बड़ा कॉन्सर्न है कि कैसे इसका लोग मतलब मिस यूज कर रहे हैं रिजर्वेशन का। तो ये रिजर्वेशन पर टोटली बेस्ड ये आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका हम बेसिक एक डिटेल ओवरव्यू देख लेते हैं, और एक जो हम रिजर्वेशन का हिस्टोरिकल से लेके अब तक के अपडेट को भी देख लेते हैं। तो हम एक डिटेल देखते हैं। सबसे बात यहाँ पे अभी जो बात हो गई थी, तो हमने बात किया कि ये न्यूज़ में क्यों है, ये पूजा खड़गेकर ने मिसयूज किया है सर्टिफिकेट की, ओबीसी सर्टी रिजर्वेशन का। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब हम देखते हैं रिजर्वेशन की। तो हम जब रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन आरक्षण की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि आरक्षण का जो अ, आरक्षण का अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं, कि सबसे पहली बात आरक्षण की, अगर भारत के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, तो आरक्षण की बात हमें सबसे पहले कब आती है, तो सबसे पहले बात हम देखते हैं कि कब आती, 1882 का, 1882 में विलियम हंटर ने, कौन, विलियम विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले, और कौन, ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले, ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले जाति आधारित जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात की थी। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात सबसे पहले 1882 में आती है। उसके बाद जो वर्तमान में आज रिजर्वेशन है, वो किस पे बेस्ड है, वो दोस्तों 1933 का, वो किस पे बेस्ड है, वो 1933 का कम्युनल अवार्ड पे बेस्ड है। 1933 का कम्युनल अवार्ड, एक कम्युनल अवार्ड कब कौन आया था, उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी रैमजे मैकडॉनल्ड ने, इन्होंने कम्युनल अवार्ड दिया था। इसमें क्या हुआ था, सीट के रिजर्वेशन की बात की गई थी, जिसमें विशेष रिजर्वेशन जैसे है, जिसमें बात की गई थी कि मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियंस और दलित एंग्लो इंडियन
एंग्लो इंडियन, सिख, इन सब के लिए क्या था, रिजर्वेशन की बात कर रही थी, इन सब के लिए सीटों के रिजर्वेशन की बात की गई थी। उसके बाद एक लॉन्ग डिबेट के बाद, किसमें, एक लॉन्ग के बाद फिर किसमें हुआ, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, इसके बीच पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें इस बात को क्या किया देगा, हटा दिया गया था और बात किया गया था कि जो हमारा इलेक्शन होगा वो किसमें होगा, एक ही हिंदू ही होगा, बट उसमें हम सीटें रिजर्व करेंगे। ये तो बात हो गई। अब बात आते हैं वर्तमान में। अब ये तो हो गया ऐतिहासिक, अब हम स्वतंत्रता के बाद में आ जाते हैं कि स्वतंत्रता के बाद ये बात कहां से आई। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद, अगर हम आरक्षण को देखते हैं, तो इसके बाद हम कहाँ पे, हम संविधान में बात कर लेते हैं कि संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे होता है और आगे आगे डेवलपमेंट उसको कैसे होता है उसको हम देखते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कम्युनल अवार्ड के बाद पूना पैक्ट तो हमने देख लिया यहाँ पे होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं आज़ादी के बाद में आ जाते हैं। तो आज़ादी के बाद में, केवल स्वतंत्रता के बाद अगर हम देखते हैं, जब हमें स्वतंत्रता मिल जाती इंडिपेंडेंस के बाद, किसकी है, आरक्षण केवल एससी एसटी शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब के लिए था। जो हमारे संविधान में बात की गई थी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण था। फिर उसके बाद 1991 में आते हैं। 1991 में मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पे, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पे, मंडल कमीशन के क्या है, रिकमेंडेशन पे क्या आता, ओबीसी को, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को 27% का रिजर्वेशन दिया जाता है। ये हुई पहले स्वतंत्रता के बाद एससी एससी था। उसके बाद 1991 के मंडल कमीशन में ओबीसी को कितना 27% रिजर्वेशन होता है। इसकी बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसमें क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट जो है, हम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और मामला देख लेते हैं। उसमें बहुत सारे रिजर्वेशन की जो आज बात आ रही नॉन क्रीमी लेयर का, तो नॉन क्रीमी लेयर का सिद्धांत यहाँ तो 1991 में मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन से ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया। अब बात यहाँ पे आती है नॉन क्रीमी लेयर की, बात कहाँ पे आ जाती है, किसकी, नॉन क्रीमी लेयर की। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसको देखते हैं। क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए हम एक इंपॉर्टेंट 1992 का इंदिरा साहनी जजमेंट को देखते हैं। इसको इंदिरा इंदिरा साहनी जजमेंट को देखते हैं, साहनी, इंदिरा साहनी मामले को देखते हैं। दोस्तों इंदिरा साहिनी मामले में इसको जो ओबीसी आरक्षण को, इसको क्या दिया, 27% का जो ओबीसी आरक्षण था, 27% का जो ओबीसी आरक्षण है, इसको मान्यता दी। उसके अलावा इन्होंने इसमें क्या बात की है कि आरक्षण जो होगा, आरक्षण की जो सीमा होगी उसको 50% से अधिक नहीं कर सकते हैं। जो टोटल आरक्षण होगा वो 50% से ऊपर नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या था, आरक्षण की सीमा को हम 50% से ऊपर नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे बात आई ओबीसी कम्युनिटी के लिए, ओबीसी कम्युनिटी के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत आया। इसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत आता है कि ओबीसी कम्युनिटी में क्रीमी लेयर के लिए इन्होंने बात किया सिद्धांत। और इसी के आदेश से, इसी के इस इंदिरा साहनी मामले के बाद ही क्या किया गया, रामनाथ क्या किया गया, इंदिरा साहनी के बाद, इंदिरा साहनी का जो मामला था उसमें उसमें राम प्रसाद कमेटी गठित किया गई। राम प्रसाद, अगर हम बात करें यहाँ पे बात कर लेते हैं, राम प्रसाद कमेटी, राम प्रसाद कमेटी गठित की गई है ओबीसी जो क्रीमी लेयर पे है। और इन्हीं राम प्रसाद कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही क्या लाया गया था, ओबीसी क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट आया था, वहां पे क्या बात की गई कि 8 लाख एनुअल क्या होनी चाहिए, 8 लाख की एनुअल इनकम की राशि निर्धारित की गई। और ये 8 लाख जो होगी दोस्तों, इसमें सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम को शामिल नहीं किया गया है, सैलरी और एग्रीकल्चर की इनकम को शामिल नहीं किया गया है। और ये 8 लाख 3 ईयर, मतलब 3 साल की, पिछले 3 साल कंसेक्यूटिव, 3 लगातार साल की 8 लाख इनकम होनी चाहिए। ऐसे लोग, जो ऐसे पेरेंट्स, ऐसे अगर हम किसी अभ्यर्थी की बात करें जिनके पेरेंट्स की लगातार पिछले 3 वर्षों में एग्रीकल्चर और सैलरी को एक्सक्लूड करते हुए 8 लाख से ऊपर है, वो किस में आएंगे, वो क्रीमी लेयर में आएंगे और उनको ओबीसी का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यहीं पे किस में आया, इंदिरा साहनी मामले में बात की गई है। और 8 लाख की लिमिट किस में दी गई है, राम प्रसाद कमेटी में बनाई गई थी, इसी डिसीजन के आधार पे जिसमें ये सीमा तय की गई। और इंदिरा साहनी मामले में और क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा उसको भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा और क्या बात की गई थी, हाँ,
50% का कॉन्सेप्ट आया था, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया था, 27% की बात की गई थी। और हाँ, और जो ओबीसी का आरक्षण होगा उसमें प्रमोशन प्रमोशन ओबीसी के आरक्षण में प्रमोशन को क्या है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होगा। ये जो ओबीसी में 27% का आरक्षण होगा वो प्रमोशन में नहीं होगा, इन्होंने कहा था प्रमोशन में नहीं होगा। और साथ में हमको पता होना चाहिए कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो किसमें है, केवल ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास में ही है। ये तो हो गया इंदिरा शाहिनी का जजमेंट। अब इस पे बात आते हैं, ये तो हो गया हमारा डेवलपमेंट, आज का जो हमारा रिजर्वेशन का डेवलपमेंट अप टू हमने देखा किसमें, हम एक कॉन्सेप्ट 1982 में पहली बार विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले ने कॉस्ट बेस लाते हैं, फिर 1933 का कम्युनल अवार्ड होता है उस पे आता है, फिर आजादी के बाद केवल एससी और एसटी को रिजर्वेशन था। 1991 के मंडल कमीशन से क्या किया गया, ओबीसी को लाया गया। इंदिरा साहिनी मामले में ओबीसी के आरक्षण को सही ठहराया गया। साथ में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया गया, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया, और साथ में क्या गया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, ये बात की गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि संविधान में आरक्षण कहाँ पे, संविधान में आरक्षण का उल्लेख कहाँ पे है। तो संविधान में अगर हम आरक्षण संविधान में बात करते हैं, संविधान में आरक्षण, तो सबसे पहले हम लेजिस्लेचर में आरक्षण देखते हैं। तो संविधान के भाग अगर हम देखते हैं लेजिस्लेचर में देखते हैं, लेजिस्लेचर में देखने के लिए भाग 16 में आते हैं, भाग 16 में आते हैं। भाग 16 में किसमें, विधानसभा में, किसमें, विधानसभा में इसके केंद्र और राज्य की विधानसभा सीटों में आरक्षण होगा। आरक्षण की बात की गई है एससी एसटी के लिए, एससी एसटी के रिजर्वेशन की, एससी और एसटी के रिजर्वेशन की बात की गई, जिसमें हम अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में शेड्यूल कास्ट के लिए अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की विधानसभा किसमें हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो आरक्षण की बात कर रहे हैं एससी एसटी की, वो लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर में। और ये लेजिस्लेचर किसकी होगी, केंद्र मतलब सेंटर गवर्नमेंट, सेंट्रल मतलब लोकसभा, लोकसभा, और यहाँ पे विधानसभा, विधानसभा स्टेट की लेजिस्लेचर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। 330 में एससी की, और आर्टिकल 332 में, आर्टिकल 332 में, आर्टिकल 332 में किसकी बात की गई है, एसटी की बात की गई है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 243 डी, 243 डी में किस में बात की गई है, पंचायत में बात की गई है। पंचायत, पंचायत में क्या होगा, एससी और एसटी, एससी और एसटी का रिजर्वेशन होगा। और इसी के साथ हम म्युनिसिपालिटीज में भी देख लेते हैं, म्युनिसिपालिटीज में 233 टी में, 233 टी में कहां पे है एससी एसटी का रिजर्वेशन, इसमें म्युनिसिपालिटीज में हम देखते हैं, म्युनिसिपालिटीज में देखते हैं। ठीक है, अब फिर ये तो हो गया संविधान में जहां में उल्लेख है। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे आरक्षण का कॉन्सेप्ट आया क्यों, आरक्षण की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली जो हमारा इंडियन सोसाइटी है उसमें क्या है, अनइक्वल सोसाइटी है। ये क्या है, अगर हम बात करें इंडियन जो हमारी हमारी सोसाइटी है वो अनइक्वल सोसाइटी है, अनइक्वल सोसाइटी है। अब अनइक्वल सोसाइटी में, अनइक्वल सोसाइटी है, इसमें क्या है, आरक्षण एक क्या है, अफर्मेटिव एक्शन है, अफर्मेटिव एक्शन है, अफर्मेटिव एक्शन है किसके लिए, सबको साथ लाने के लिए। अफर्मेटिव एक्शन है, सबको साथ लाने की बात की जाती है, एक तरह क्या है, अफर्मेटिव एक्शन है। जैसे आपने एक देखा होगा कि अगर एक एक इसमें आपने प्लेग्राउंड देखा होगा, एक बहुत ज्यादा उदाहरण दिया जाता है कि अगर एक प्लेग्राउंड है उसमें अगर 4 लोग हो गए, 4 लोग अगर हम बात करते हैं, 4 लोग हो गए, अलग अलग 4 लोग हो गए, अगर हम 4 लोगों की बात कर दें तो एक बहुत लंबा है, दूसरा छोटा है, उससे मिडिल है। तो अगर हम छोटे को, जो छोटा है अगर उसको हम आरक्षण का लाभ नहीं देते हैं, उसको आरक्षण नहीं देते हैं, मतलब अगर जो छोटा है उसको बैठने के ऐसे अरेंजमेंट नहीं करते हैं, तो वो तो ये मैच को देख ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए छोटे के लिए ऐसी व्यवस्था बनाने की बात की जाती है जिसमें छोटा बड़ा सबको क्या हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। यही कॉन्सेप्ट बेस्ड है आरक्षण का, यही आरक्षण का है, बेस है। और इसी में अफर्मेटिव एक्शन है, इसी में क्या है, क्योंकि संविधान खुद ही हमारा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, एक बात हमने और भी नहीं बताया कि यहाँ पे एक और, जब हम डेवलपमेंट बता रहे थे तो हमने ईडब्ल्यूएस का डेवलपमेंट नहीं बताया। तो ईडब्ल्यूएस को कब लाया गया दोस्तों, 2019 में। एक और चीज आप देख लीजिए, एक और आप यहाँ पे देख लीजिएगा, एक मैंने छोड़ दिया, 2019 में, 2019 में 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या आया, ईडब्ल्यूएस आया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को क्या दिया गया, 10% का आरक्षण दिया गया। और जो ये क्या वर्टिकल जो 50% की लिमिट थी उससे हट के ये अलग होगा,
10% का रिजर्वेशन। और हमने इंदिरा साहनी मामले में देखा ही है कि दोस्तों इंदिरा साहनी मामले का जजमेंट था कि हमारा टोटल जो रिजर्वेशन होगा 50% से एक्सीड नहीं किया जाएगा, पर कई राज्यों में हम देखेंगे वहाँ 70% तक है, जिसके कई बार जैसे इसमें कई बार इसके डिबेट, अभी लॉन्ग डिबेट चल ही रहा है इसके लिए, आगे हम जो डेवलपमेंट होगा उसकी बात करेंगे। और जो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ईडब्ल्यू में आया, उसमें किसमें आर्टिकल 15 और 16 में अमेंडमेंट किया गया है। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में अमेंडमेंट करके ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया गया। और ये जो ईडब्ल्यूएस में 10% होंगे, ये उस इसमें वो आएंगे जो अब तक क्या है आरक्षण का पात्र नहीं थे, मतलब एससी एसटी ओबीसी इन कम्युनिटी को छोड़ के, जो मतलब मींस जो आएंगे अनरिजर्व कम्युनिटी के लोग, जो क्या है एक सर्टेन थ्रेशोल्ड नहीं जो पार कर रहे हैं, उनको 10% का क्या हो गया रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये तो हो गया हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट। और हम देख लेते हैं इसमें इसके आगे की अगर हम बात देख लेते हैं। हाँ, तो ये जो आरक्षण से क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, उससे जुड़ी जो समस्या है। हाँ, क्रीमी लेयर से जो हमने देखा, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया इंदिरा साहनी मामले से। अब इसमें समस्या क्या है, इसमें जो समस्या है ये देखा गया है कि जो ओबीसी क्रीमी लेयर की जो समस्या की अगर हम बात करें, तो समस्या में हमने देखा है कि ओबीसी में जो अभी ओबीसी कम्युनिटी में देखे हैं कि जो एक जो सर्टेन है, सर्टेन कम्युनिटी उसमें भी है, सर्टेन कम्युनिटी अगर हम बात करें कि जो उसमें अगर हम बात करते हैं ये इसमें कि ओबीसी के कुछ कम्युनिटी, जैसे इसमें 100+ कम्युनिटी है, तो उसमें से केवल 23% मतलब 20% कम्युनिटी ने कितना किया, 90%। अगर जितनी सीट रिजर्व हुए हैं उसमें से 90% ने किया है, इस वजह से 90% वो कम्युनिटी ही इसका बेनिफिट ले रहे हैं। इसीलिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया है, और अभी क्रीमी लेयर केवल ओबीसी में है, और ये मांग उठ रही है कि इस क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को एससी और एसटी तक लाया जाए। क्रीमी लेयर में हमने देखा था राम प्रसाद कमेटी के अनुसार, जिसकी 8 लाख की 3 ईयर में 8 लाख की क्या हो इनकम हो, या कि जिनके पेरेंट्स ग्रुप ए सर्विसेज में हो, ग्रुप ए सर्विसेज में हो, वो भी किसके पार्ट होंगे, क्रीमी लेयर के पार्ट होंगे। ये हो गया कंप्लीट डिस्कशन। और अगर कुछ होता है तो उसको हम देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, ये कंप्लीट डिस्कशन हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो अपने नेक्स्ट आज के डिस्कशन नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लोकेशन इन द न्यूज है, इजराइल ऑक्युपाइड गोलन हाइट्स। अब हम देख लेते हैं गोलन हाइट्स क्या है। एक्चुअली गोलन हाइट्स अगर आपको विजिबल हो रहा है, तो ये जो क्षेत्र, ये कौन सा है, ये जो क्षेत्र है ये क्या है की बात करते हैं हम, ये किसका क्षेत्र है, ये गोलन हाइट है। एक्चुअली ये किसका क्षेत्र था, ये सीरिया का था। ये जो गोलन हाइट्स है ये किसका था, सीरिया का था। बट 1967 अरब इजराइल वार के बाद, इजराइल वार के बाद इस एरिया किसके कब्जे में आ गया है, इजराइल के कब्जे में आ गया है। ये एरिया इजराइल के कब्जे में आ गया है। अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी जो वो क्या देखा गया था कि यहाँ गोलन हाइट्स में कंटिन्यू क्या हुई है, बमबारी हुई है, जिससे 12 बच्चे, जो यंग एडल्ट बच्चे की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो इसी वजह से न्यूज में है। हमने गोलन हाइट को देखा, क्या है, ये सीरिया का एरिया था, बट 1966-67 के अरब इजराइल बार के बाद ये किसके ऑक्यूपेशन में है, अब ये इजराइल के ऑक्यूपेशन में है। और इसको इजराइल की जो ऑक्यूपेशन को, इसको यूएस और इवन इंडिया ने भी मान्यता भी दे दिया गया है। अब यहाँ पे किसने ये अटैक हुआ है, जिसको इजराइल ने क्या नाम किसको दिया है, कि ये जो इस क्षेत्र में दोस्तों अगर इसके हम वो देखें तो ये क्या है, ये जॉर्डन है। ये अगर हम बात करें, आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये जॉर्डन है। ये सीरिया हो गया। ये क्या है, लेबनान है, ये लेबनान है। और ये होता है, ये क्या है, ये एरिया जो हो गई ये इजराइल की एरिया, ये इजराइल है। अब इजराइल ने क्या किया है कि जो लेबनान के दक्षिणी हिस्से में, ये जो अगर पार्ट की हम बात करें, ये जो लेबनान का दक्षिणी हिस्सा है, इसमें एक मिलिटेंट ग्रुप है हेजबुल्ला मिलिटेंट ग्रुप है। और दोस्तों हेजबुल्ला ये क्या है, सिया मिलिटेंट ग्रुप है, सपोर्टेड बाय ईरान के सपोर्ट में है, ईरान सपोर्टेड बाय है। अब इसकी जो बमबारी की जिम्मेदारी इजराइल ने क्या किया है, किस पे दिया है, हेजबुल्ला पे दिया है। पर हिजबुल्ला इस पे अपने जो इसकी जिम्मेदारी लेने से वो किया है कि ये मेरे द्वारा यहाँ पे अटैक नहीं किया गया है। अब इस पे बात यह है कि इजराइल कह रहा है कि हम इस पे इसका बदला लेंगे, मतलब हम भी फर्दर अटैक करेंगे किस पे,
हिजबुल्ला पे बात कर अटैक करेंगे। तो इराक ने क्या कहा है कि अगर आप अटैक करेंगे तो हम भी आप पे अटैक करेंगे। इस तरीके से ये देख रहे हैं जो जो गाजा इशू था अभी भी वो कंटिन्यू है और ये आगे बढ़ते जा रहा है। आपके यहाँ पे हाँ एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है वो हो जाती है यहाँ पे जो जहाँ पे गोलन हाइट्स में मुख्यतः कौन रहते हैं, ड्रूज कम्युनिटी रहती है। ये ध्यान रखना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मुख्यतः कौन सी कम्युनिटी रहती है, तो ड्रूज ड्रूज कम्युनिटी रहती है। ड्रूज कम्युनिटी ये क्या है, ये जो स्ट्रिक्टली इस्लाम को फॉलो करने वाली कम्युनिटी है। और ये हमने बताया है कि जो गोलन हाइट किसका था, सीरिया का पार्ट था, अब किसका है, इसराइल का है। इन इसराइल की क्या है यहाँ पे पूरी क्या है, इसराइल के ऑक्यूपेशन ऑक्युपाइड है ये। बट ये स्ट्रिक्टली इस्लाम को फॉलो करते हैं और ये क्या है, बहुत ही मार्जिनलाइज्ड है, क्योंकि इनको इसराइल के तरफ से भी जो डेवलपमेंट यहाँ तक इनके पास रूस कम्युनिटी तक नहीं पहुंच पा रहा है और स्ट्रिक्टली इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं। एक इशू तो ये भी है। और इन्हीं के जो अभी अटैक हुआ है तो 12 एडल्ट जो मारे गए हैं, इन्हीं के बच्चे मारे गए हैं। तो ड्रूज कम्युनिटी कहाँ पे रहती है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक पूछा जा चुका है, जैसे मधेसी कहाँ के हैं ये पूछा जा चुका है, रोहिंग्या कहाँ के हैं पूछा जा चुका है, इसी तरीके से ड्रूज भी पूछा जा सकता है। ये ड्रूज कम्युनिटी न्यूज में इसको पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। अब हम अगली अगर न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं किस पे बेस्ड है। हाँ नेक्स्ट न्यूज है ये, आज का एडिटोरियल डिस्कशन भी हो जाता है, ये किस पे, नीति आयोग पे बेस्ड है ये। अब हम बात करते हैं नीति आयोग का। अभी न्यूज़ में है क्योंकि अभी नीति आयोग की जो 9th गवर्नेंस काउंसिल की मीटिंग थी, इसमें बहुत सारे जो चीफ मिनिस्टर और यूटीज के जो भी जहाँ पे यूटीज लेजिस्लेचर उसके सीएम ने क्या किया था, इसको बायकॉट किया इसकी मीटिंग की। तो इसके स्ट्रक्चरल इशू पे कॉन्शन रेज किया गया है यहाँ पे राइटर के द्वारा, और तो इसी पे है नीति आयोग पे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, हम नीति आयोग के बारे में जान और इसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट इशू के जानना है। तो हम ओवरऑल नीति आयोग के डेवलपमेंट यहाँ पे कैसे नीति आयोग डेवलप हुआ और उनकी चीजों को समझ लेते हैं, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो हम बात कर लेते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग, तो नीति आयोग का क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सॉरी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन कब किया जाता है दोस्तों, तो इसका गठन होता है 1 जनवरी 1950 में, 1 जनवरी 1919 सॉरी सॉरी 2015, 2015 को क्या होता है, 1 जनवरी 2015 को इसको गठन होता है। अब इसके पहले क्या था दोस्तों, तो नीति आयोग के पहले क्या थी, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन था जो कि आज़ादी के बाद ही गठित हुआ था, 1953 में ही इसका पहला जो हो गया था नीति आयोग। और नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग, इसका गठन आज़ादी के बाद ही हो गया था। जैसा आपको पता है कि हम स्वतंत्रता के बाद जो सोवियत यूनियन से हमने क्या लिया था, प्लान बेस्ड डेवलपमेंट लिया था ना, 5 ईयर प्लान लिया था। सोवियत यूनियन से हमने 5 ईयर प्लान लिया था जिसके डेवलप करने और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्लानिंग कमीशन में थी। अब हम 2014 के मोदी गवर्नमेंट के बाद इसके स्ट्रक्चरल इशू पे प्लानिंग कमीशन पे भी कंटिन्यू क्वेश्चन रेज होते थे, तो हमने इसको बदल के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लाया, नीति आयोग लाया, जो बेसिकली 3 पर्पस था उसका। नीति आयोग का जो मुख्यतः उद्देश्य क्या था, बॉटम अप अप्रोच। ये क्या था, बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर की ओर देखना, बॉटम अप अप्रोच। और किस दृष्टिकोण से काम करेगा, ये मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस मतलब कम सरकार ज्यादा शासन। और नेक्स्ट जो था, और इसका दृष्टिकोण क्या था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव सहकारी संघवाद, फेडरलिज्म, इसको इस उद्देश्य से नीति आयोग का गठन किया जाता है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं नीति आयोग के दो मुख्य काम है, दो मुख्य हब है इसके, में एक तरह से हम भाग ले लेते, दो मुख्य हब हैं इसके। एक हब का नाम क्या है, टीम इंडिया हब। इसके एक हब का नाम क्या है, टीम इंडिया हब, अलग से लिख लेते हैं हम। इसके क्या है, दो हब है, ये क्या है, दो हब की बात कर लेते हैं, दो हब है, एक टीम इंडिया हब, एक क्या है, टीम इंडिया हब जो है उसका काम क्या है, इस सेंटर और स्टेट के बीच में,
सेंटर और स्टेट के बीच में क्या करना, कोऑर्डिनेशन बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाना, इसका मुख्य काम सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना। और दूसरा हब कौन सा है, दूसरा हब है नॉलेज इन इनोवेशन हब, नॉलेज नॉलेज इन इनोवेशन, नॉलेज इन इनोवेशन हब, इनोवेशन हब, इनोवेशन हब जो मुख्य, जिसका मुख्य काम क्या होगा, एज ए थिंक टैंक काम, थिंक एज ए क्या होगा, एज ए थिंक, ये क्या है, एज ए थिंक टैंक, एज ए थिंक टैंक, एज ए थिंक टैंक काम होगा। ये हो गया नीति आयोग। अब नीति आयोग का मुख्य नीति आयोग हो गया। अब नीति आयोग के बारे में और देखें, ये मुख्यतः 3 डॉक्यूमेंट को रिलीज करता है, 3 डॉक्यूमेंट रिलीज करता है। जैसे योजना होती थी, जैसे योजना आयोग 5 ईयर प्लान लाता था, उसी प्रकार नीति आयोग क्या लाता है, 3 डॉक्यूमेंट लाता है। वो 3 डॉक्यूमेंट क्या है, 3 ईयर एक्शन प्लान है, 3 वर्षीय एजेंडा, 3 ईयर क्या है, एक्शन प्लान, 3 ईयर एक्शन प्लान है, और क्या है, 3 ईयर एक्शन प्लान है, और 7 ईयर का क्या है, 7 वर्षीय क्या है, 7 वर्षीय दोस्तों 7 वर्षीय क्या है, मीडियम टर्म स्टेट, मीडियम मीडियम या मिडिल टर्म जो भी कहिए आप, स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी ये रणनीति है, 7 वर्षीय एक स्ट्रेटजी लाता है ये, 7 वर्षीय स्ट्रेटजी। और फिर और नेक्स्ट है 3 डॉक्यूमेंट में तीसरा कौन सा होगा, 15 ईयर 15 ईयर का क्या है, विजन डॉक्यूमेंट, 15 ईयर का क्या है, 15 ईयर का क्या है, विजन डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट। ये 3 डॉक्यूमेंट रिलीज करता है, जिसमें उसके सारे क्या होते हैं, पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव गिवन होते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये डॉक्यूमेंट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं नीति आयोग का इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है। इसका हम अगर इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, नीति आयोग की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो ये क्या करता है, जैसे हमने बात किया कि वहां पे क्या है, बॉटम अप अप्रोच से है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बॉटम अप, जहां पे योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच से काम करता था, ये बॉटम अप अप्रोच से काम कर रहा है। तो इसका इंपॉर्टेंस यहीं पे हम देखते हैं नीति आयोग का। अगर हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, इसके महत्व की बात कर लेते हैं, महत्व की बात करते हैं, तो जैसे इंडिया क्या है, भारत क्या है, भारत एक डाइवर्स कंट्री है, क्या है, डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे क्या है, स्टेट क्या है, स्टेट का जो डेवलपमेंट है अनइक्वल है। तो स्टेट का जो हर एक स्टेट की अपनी प्रॉब्लम है, अगर उनको अपने, अगर स्टेट को क्या हो, उनके अपने अलग अलग स्ट्रेंथ, यहाँ पे क्या होगा, उनके अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे बॉटम अप्रोच है ना, तो स्टेट अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपने जो डेवलपमेंट पॉलिसीज बना सकेंगे, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है यहाँ पे। दूसरा, जो जहां तक अभी योजना आयोग करता था, वो है वन साइज फिट फॉर ऑल, मतलब एक ही साइज जो है सभी के लिए हो। तो उसमें हम देखते हैं डाइवर्स कंट्री है, स्टेट के अपने अलग नेचर है, अलग डेमोग्राफी है, अलग जियोग्राफी है, तो वन साइज फिट फॉर ऑल काम नहीं करेगा यहाँ पे। वन साइज फिट फॉर ऑल जो अभी तक क्या था, फिट फॉर ऑल, ये कॉन्सेप्ट किसका था, प्लानिंग कमीशन था, ये क्या है, ये इंडिया के लिए अप्लाई नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बन जाता है कि सबके लिए अपना अलग अलग अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तीसरा हम बात करते हैं, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाता है, सहकारी संघवाद, जिसमें क्या होता है, स्टेट को क्या करते हैं, स्टेट को सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन बढ़ा के उनको डेवलपमेंट प्लान बनाना। तो ये इसके महत्व की बात हो जाती है। और इस महत्व को फुलफिल करने के लिए नीति आयोग ने कई इनिशिएटिव भी लिया है, कई इनिशिएटिव भी हैं उसके, कई इनिशिएटिव हैं। जैसे हम बात करें इनिशिएटिव में, तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स, बहुत सारे इस इनिशिएटिव में हम क्या देखते हैं, कई सारे इंडेक्सेस को इन्होंने लॉन्च किया, जैसे एसडीजी इंडिया, वाटर कंपोजिट, वाटर कंपोजिट इंडेक्स, वाटर कंपोजिट कंपोजिट इंडेक्स, इंडेक्स सॉरी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, 7 प्रोग्राम। और इस तरीके से हम बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें कि एक सारे राज्यों को एक तरह से इन सारे इंडेक्सेस के इसके माध्यम से वो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ हम जा रहे हैं। मतलब सब राज्यों को अपने अपने एक तरह से क्या है, उनके डेवलपमेंट के लिए थ्रू टूल्स का हम इंडिसेस कर रहे हैं। तो उसमें एक क्या हो रहा है, एक तरह से कंपटीशन को भी इंक्रीज कर रहा है, ये इनिशिएटिव है जो इसके फर्दर क्या कर रहा है, इसमें हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर अब हम बात कर लेते हैं नीति आयोग का कंपोजिशन कैसा है, इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, किसकी कंपोजिशन,
कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो पहली चीज कंपोजिशन में पहले तो आ जाते हैं चेयरमैन। तो चेयरमैन चेयरमैन कौन होंगे नीति आयोग के? तो पीएम होते हैं। चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम होते हैं। पीएम क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। अब वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। वाइस चेयरमैन पीएम के द्वारा क्या होते हैं? ये अपॉइंटेड होते हैं। और वर्तमान में वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी है। इनको आपको भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुमन बेरी। वर्तमान में वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं। वाइस चेयरमैन के बाद फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन क्या हो जाती है? गवर्निंग काउंसिल हो जाती है। गवर्निंग काउंसिल हो जाती है। अब गवर्निंग काउंसिल में कौन होते हैं? सारे स्टेट के क्या सीएम प्लस यूटी विथ यूटी जहां पे है लेजिस्लेचर, यूटी बस लेजिस्लेचर उसके सीएम प्लस जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो क्या होते हैं? इसके मेंबर होते हैं। और फिर गवर्निंग काउंसिल के अलावा कौन सी होती है? रीजनल काउंसिल होती है। रीजनल काउंसिल स्पेशल कहाँ आते हैं? क्षेत्र स्पतक, ये क्षेत्रीय जो काउंसिल होती है स्पेशल क्षेत्र की समस्याओं से रिलेटेड होते हैं। इसके चेयरमैन पीएम, इसके मेंबर कौन होते हैं? पीएम। और क्या होते हैं? होम मिनिस्टर और जो कंसर्निंग रीजनल है वहाँ के चीफ मिनिस्टर या क्यूटी हो गए, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, ये हो गए। फिर इसमें कुछ क्या होते हैं? एडहॉक मेंबर भी होते हैं। एडहॉक मेंबर होते हैं। एडहॉक मेंबर में कौन होते हैं? जो मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें से 2 मेंबर क्या होंगे? जो भारत के बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके उनके हेड जो होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके हेड हो जाते हैं एडहॉक मेंबर। और एडहॉक मेंबर के अलावा कौन होते हैं? एक्स ऑफिसो मेंबर भी होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं। इसमें क्या होते हैं? फोर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर होंगे, मतलब 4 केंद्रीय मंत्री होंगे जिसको पीएम के द्वारा ये अपॉइंटेड होते हैं। पीएम के द्वारा अपॉइंटेड 4 केंद्रीय मंत्री होते हैं। एक्स ऑफिसियो हो गए। नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। अब वर्तमान में जो नीति आयोग के सीईओ हैं वो कौन है? इनको भी आपको ध्यान रखना है, बीबीआर सुब्रमण्यम, डॉक्टर वीवीआर सुब्रमण्यम। और साथ में सीईओ के बाद और कौन होते हैं? स्पेशल इनवाइटीज होते हैं। स्पेशल इनवाइटीज जो कोई भी पर्टिकुलर अगर जिसमें हमें जरूरत होती है उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। ये हो गया नीति आयोग का कंपोजिशन। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम बात किए जैसे कि पहले क्या था? पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन था। अब क्या हो गया? नीति आयोग हो गया। तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखने के लिए हम पहले देखें, जैसे हमने बात किया कि जो प्लानिंग कमीशन था वो कैसे था? टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता था। कैसे? किस पे? टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता था। मींस तो नीति आयोग सॉरी प्लानिंग कमीशन ने जो पॉलिसीज बनाई वही पॉलिसीज अप्लाई हो जाती थी। और जहां तक नीति आयोग का है तो ये बॉटम अप अप्रोच से काम करता है। इसका काम करने का तरीका क्या होगा? बॉटम अप अप्रोच हो गया। और इसके पास जो प्लानिंग कमीशन था, पावर ऑफ एलोकेशन फंड भी था। एलोकेशन ऑफ फंड का एलोकेशन का भी पावर था। जबकि नीति आयोग क्या है? एक एडवाइजरी बॉडी है। केवल क्या है? एडवाइजरी बॉडी है, एज अ थिंक टैंक एडवाइजरी बॉडी है। ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें जो स्टेट का रोल जो होता था वो लिमिटेड था। कहाँ तक? नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल, एनडीसी तक लिमिटेड था। अब यहाँ पे जो हो गया, यहाँ पे स्टेट का पॉलिसी फॉर्मेशन में भी, जैसे हम गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग और एनडीसी की मीटिंग साल में एक बार होती थी जब प्लान डिस्कस होता था। और यहाँ पे स्टेट का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या हुआ है? इससे बढ़ा हुआ है। और अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, जैसे स्पेशल एडवाइटीज होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे एक्सपर्ट नहीं थे। ये मेजर डिफरेंस हो गया किस पे? नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन पे। इस तरीके से अगर हम यह आर्टिकल देखते हैं तो ये आर्टिकल तो हमने कॉन्टेस्ट बता दिया था। नीति आयोग के बारे में ही भी हमने बात कर ही लिया, नीति आयोग के बारे में, और नीति आयोग की संरचना भी देख लिया। आगे अगर हम देखते हैं, हाँ, नीति आयोग योजना आयोग में डिफरेंस भी देख लिया। तो इस तरीके से ये हमारा जो है आर्टिकल कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो जो हम बात कर रहे थे टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया पे बात कर रहे हैं। और आज क्या है? आज 29 जुलाई है और आज क्या है? टाइगर डे भी है। इसलिए आज का जो हमारा ये है और इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमने यहाँ पे आंध्रा, अरुणाचल, असम और बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तक के क्या देख लिए थे? टाइगर रिजर्व देख लिए थे। आज कुछ और है बट इसको आप हमारी पीडीएफ से ही कवर कर लीजिएगा, यहाँ पे सारा डिटेल है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।